हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 कूलॉम्स लॉ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चार्जेस के बारे में। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि जो सेम टाइप के चार्ज होंगे, उसके अंदर क्या होता है, रिपेल्शन होता है, रिपेल करते हैं वो एक दूसरे को। और अगर अपोजिट चार्ज होंगे प्लस माइनस प्लस, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है या कोई फोर्स जो होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के अंदर। यानी कि हम इसमें डिस्कशन करेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। यानी कि जो टू चार्जेस हैं या टू और मोर चार्जेस हैं, उनके बीच में किस तरीके से, कोई भी दो चार्ज जो है उनके बीच में किस तरीके से फोर्स डेवलप हो रहा है, जिससे वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपस में रिपेल कर रहे हैं, वो फोर्स क्या है, वो किस तरीके से लगता है, उसको डिस्कस करेंगे हम कूलॉम्स लॉ में। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखिए टू चार्जेस लेंगे Q1 और Q2, और इनको एक सेपरेशन करेंगे इनका, यानी कि इनको एक डिस्टेंस में रखेंगे। सपोज वो R डिस्टेंस पे रखा मैंने, दो चार्जेस लिए Q1 Q2 और उनको R डिस्टेंस में इनके बीच में रखा। अब कूलॉम्स क्या बताते हैं कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, F जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो क्या करेगा, इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के तो प्रोपोर्शनल होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के तो प्रोपोर्शनल, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होगा, तो F भी, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा। किस तरीके से लग रहा है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इनके बीच की अगर डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो वो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। देखिए किस तरीके से होता है फोर्स, कि अब ये Q1 चार्ज है, यानी कि इसको मैंने 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। ठीक है, और मान लीजिए मैं अभी इन दोनों चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, इस 1 पे ये 2 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर ये नजदीक आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स भी क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इसको लेके जाएगा। तो 1 पे 2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, 1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 2 से, तो फोर्स होगा F12। ठीक है, वेक्टर होगा फोर्स, तो F12 यानी कि 1 पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 आप कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से इस 2 पर ये 1 फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, F ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से हुआ, दोनों चार्जेस पास आ रहे थे, रिपेल करेंगे तो रिपेल किस डायरेक्शन में करेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में लेके जाएगा इनको, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसके अंदर फोर्स होगा। अब ये जो फोर्सेस जो लगे हैं वो इस लाइन के, जो ये लाइन ज्वाइनिंग करी है हमने, दो चार्जेस को जो ज्वाइन करी है लाइन, उसके ही अलोंग लगेंगे, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन फोर्सेस के बारे में। तो जो F12 फोर्स है और जो F21 फोर्स है, उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बार लगा के, 2 ये डंडे इस तरीके से लगा करके। तो F12 और F21 जो होंगे, इनके जो मैग्नीट्यूड जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आपस में क्या होगी, अपोजिट होगी। तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फोर्स वेक्टर होता है, वेक्टर लग जाएगा ऊपर, और यहाँ पे इनके आगे, इसके आगे माइनस लग जाएगा। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट को। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है F21, F12 इस डायरेक्शन में जा रहा है और F21 इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो कूलॉम्स ने 2 चार्जेस के इंटरेक्शन की बात करी कि किस फोर्स से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, जैसे ये दोनों पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव होते हैं, तब भी क्या होता,
इनके बीच में क्या होता, रिपल्शन होता। ठीक है, ये एक दूसरे को देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सपोज ये प्लस होता, सपोज ये प्लस होता और ये वाला चार्ज माइनस होता। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों को मैंने r डिस्टेंस पे रख दिया। अब क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये जो प्लस चार्ज है Q1 चार्ज, वो माइनस Q2 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस 1 की बात करूं, इस 2 की बात करूं, इस पर फोर्स की बात करूं कि इस पर फोर्स लगाना है मुझे, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया, तो कैसे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ना, ये माइनस वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो F ऑन 1 2, 1 पे 2 किस डायरेक्शन में, इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं रिपेल कर रहा था, देखो उस डायरेक्शन में भेज रहा था, इसको इस डायरेक्शन में कर रहा है। और इस पर क्या होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। F21 देखिए, अभी इस तरीके के फोर्स हो गए। तो इसका आपको क्या होता है, इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्शन का क्या इसमें मीनिंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब जो फोर्स जो लगा है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड क्या है कि जो F है वो Q1 Q2 के तो प्रोपोर्शनल होगा। F है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, Q1 Q2 के तो प्रोपोर्शनल है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को जब आप साथ में कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक कांस्टेंट है K, और इसकी जो यूनिट होती है और इसकी जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू, कॉन्स्टेंट है, वैल्यू होगी इसकी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये फिक्स वैल्यू होती है इसकी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अच्छा, यूनिट कैसे निकालोगे इसकी, यूनिट निकालने के लिए देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, अब K की यूनिट निकाल रहा हूं मैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सबसे पहले ये न्यूटन आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, K इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, है ना, इसकी यूनिट निकाल रहा हूं मैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, क्यू की मैंने लास्ट लेक्चर में यूनिट बताई थी, कुलाम होती है चार्ज की, तो कुलाम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी K की, है ना, पूछी जाती है एग्जाम में। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब K जो होता है अगर फ्री स्पेस में या एयर में है, देखिए जो ये फोर्स है कुलाम, जो ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम में। मीडियम का मतलब कि ये एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है या वाटर में रखा है या माइका में रखा है या किस में रखा है ना, ये चीजें मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, अगर ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो K है ये भी डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम। ये कांस्टेंट जो है डिपेंड ऑन मीडियम, ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है। देखो अगर ये फ्री स्पेस में है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको लिखते हैं, जो K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर ये मीडियम में है किसी, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाती है K की 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब होता है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सब जो चीजें हैं हम थर्ड लेक्चर जो हमारा करेंगे उसके अंदर करेंगे। आज हम K को K ही मानेंगे अभी। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं इसकी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन और 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट जो भी है, ये हम लेक्चर थर्ड में करेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, कुलाम्स ने क्या लो दिया, कुलाम्स ने ये दिया आपको कि मल्टीप्लीकेशन के तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है इसमें कि अब आपने
11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा। पहले देखिए अभी फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या फॉर्मूला आया कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला लर्न कर लेना अच्छे से, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ पे इन दोनों की सिमिलरिटी, कि इनमें क्या समानता है और इनमें क्या डिफरेंस है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इधर लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या एफ लिख लेते हैं, और ये एफ जी हो गया है ना, ऐसे ही डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। अब आप देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, सिमिलरिटी की बात करता हूं, सिमिलरिटी की बात करता हूं। इसकी सिमिलरिटी क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो ये फोर्स है आपका आर स्क्वायर, जो ये आर स्क्वायर है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो मासेस के बीच में लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा वो दो मासेस के बीच में लगेगा, और ये दो चार्जेस के बीच में लगेगा। ये जो है आपकी जो इक्वेशन जो ये है एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको डिफाइन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिफाइन करता है, ठीक है ना। यहां पर भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ये पहली सिमिलरिटी हो गई इसकी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो फोर्स है दो चार्जेस में लग रहा है वो वहां पे, अच्छा डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस है ये जो फोर्स है एफ ई वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक है। नेचर, दोनों नेचर का होता है, एट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल एट्रैक्टिव होता है, ठीक है, वो रिपल्सिव नहीं होता है। दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल लग रहा है वो केवल आपका एट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये डिफरेंस है इसमें, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। दूसरा इसके अंदर डिफरेंस है ये जो के की वैल्यू का, यहाँ पे के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर जी की, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो है आपकी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये चार्जेस के बीच में लगेगा और वो मासेस के बीच में लगेगा, सो चार्जेस और यहां पे मासेस। अच्छा, एक डिफरेंस और है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम पर। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है आपका मीडियम पे। ये इसके बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। पॉज करके अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेना, आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि आपने देखा F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी चार्जेस के बीच की, ठीक है ना, तो F कम होगा। सपोज मैंने इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया, जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसको मैंने हाफ कर दिया, तो उसका F पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नया F क्या आएगा आपका, F डैश 1/r/2, ठीक है। r/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो F डैश हो जाएगा आपका, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये मतलब ये 1/r²/4 हो जाएगा। ऊपर जाकर के क्या होगा, F इक्वल टू, मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ यहाँ के, ठीक है, ऊपर चल जाएगा 4/r², ठीक है ना। यहाँ भी मैं अभी एक कांस्टेंट मान लेता हूँ
के अपॉन आर स्क्वायर। तो इधर देखिए आप, ये जो के अपॉन आर स्क्वायर वो एफ है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 4f, यानी कि अगर आप नीचे की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। r अपॉन 2 लिखा, आर स्क्वायर अपॉन 4 किया, 4 ऊपर गया, ठीक है, और के अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल f, तो f डैश क्या आया, 4 टाइम्स आया। ऐसे ही अगर मैं इसको 2r कर देता, r की जगह 2r कर देता, r डैश की जगह, तो तब क्या आता, k अपॉन 2r का होल स्क्वायर, f डैश आता आपका k अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है, और k अपॉन 4r स्क्वायर क्या होता, f डैश इक्वल टू f अपॉन 4, यानी कि r को अगर मैं हाफ कर रहा हूँ तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और r को मैं डबल कर रहा हूँ तो फोर्स क्या हो रहा है, 4 टाइम उसका 1/4 हो जाता है, ठीक है, 1/4 हो जाता है ओरिजिनल का, ठीक है ना। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इस पे भी। चलिए अब इसका वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलिए अब इसकी वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के लिए दोबारा हमें क्या करना पड़ेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, एक Q1 और एक लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज Q2, और इनको R सेपरेशन पे रखा, ठीक है। अभी मैं R का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है, मोड R ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट चार्ज था उस पर सेकंड चार्ज ने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में F12, और इस पर फोर्स लगा था इधर इस डायरेक्शन में F21, ठीक है। जो फोर्स होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये एक्ट करेगा अलोंग दी लाइन, एक्ट्स एक्ट्स अलोंग दी लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। 2 चार्जेस को जो लाइन ये ऐड कर रही है, जोड़ रही है, उसके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उस लाइन के ही अलोंग लगेगा। भाई ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, सॉरी ये जो चार्ज है, इससे अट्रैक्ट, जो इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है ना। मतलब कई डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है, लेकिन ये लेग इसको रहा है, केवल इस लाइन के जो जॉइनिंग जो फोर्स है, ठीक है ना, उसी को ले रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्म की। तो देखिए अगर मुझे इस F को लिखना है, फोर्स F12 इसको लिखना है मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, फोर्स का, और इसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मुझे किससे, यूनिट वेक्टर से, ठीक है ना, तब ये वेक्टर फॉर्म आएगी, ठीक है, तब ये वेक्टर फॉर्म आएगी इसकी। तो चलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन मोड R स्क्वायर, ये मैंने पढ़ा था। चलिए यूनिट वेक्टर की बात करते हैं अब पहले इसकी डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये डायरेक्शन होगी एक तो, और एक ये डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं वेक्टर लेने की इस डायरेक्शन में, तो ये होगा R1 माइनस R2, क्योंकि ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, तो मैं क्या कर लूंगा, इस डायरेक्शन में R1 माइनस R2, और इस डायरेक्शन में अगर वेक्टर लूंगा तो R2 माइनस R1, ठीक है, वेक्टर R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। इस डायरेक्शन में मैं अगर वेक्टर ले रहा हूं तो फाइनल क्या है इसका, R1 माइनस R2। इस डायरेक्शन में अगर वेक्टर ले रहा हूं तो फाइनल क्या है, R2 माइनस R1, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, इसकी वेक्टर में हो जाएगा। चलिए अब F12 को लिखना है तो K Q1 Q2 अपॉन R मोड स्क्वायर हो गया, मोड R स्क्वायर हो गया। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, F12 की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर में, और इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 मोड R स्क्वायर, इसको अब यूनिट वेक्टर को जब हम इसको
वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, और हम क्या लिख लेंगे R1 माइनस R2 मोड, ठीक है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। समझ गए, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई ए का कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये सब 11th क्लास की बातें हैं, ठीक है, ये कर लिया। अब इधर देखिए आप, जो R1 जो R मोड है, ठीक है, ये जो R मोड है वो किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के, ठीक है ना, और R2 माइनस R1 के भी है, तीनों इक्वल हैं आपस में, तीनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं R की जगह क्या लिख सकता हूँ, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये लिख सकता हूँ मैं R1 माइनस R2 मोड स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख दूंगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है और ये पावर 1 है तो ये क्यूब हो जाएगी, तो के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड का क्यूब हो जाएगा, और साथ में ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर आ जाएगा इसका R1 माइनस R2 का, तो ये फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ये F12 की वैल्यू हो गई। अगर मुझे ऐसे F21 की वैल्यू निकालनी है, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे अगर F21 की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल लेंगे उसको। पूरा आप सोल्व भी कर सकते हैं बट अब उसकी जरूरत नहीं है, एक बार आपने सीख लिया एक चीज़ को तो F21 निकालना है। अब F21 निकालना तो पहले तो देखिए के Q1 Q2, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब जैसे देखिए मैंने F12 लिखा था तो क्या लिखा था R1 माइनस R2 का होल क्यूब, तो F21 लिखना है तो R2 माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर आएगा, देखो यहाँ पे F12 था तो R1 माइनस R2 लिखा था, F21 है तो मैं क्या लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यह आ जाएगा F21 का वेक्टर फॉर्म, फोर्स F21 का वेक्टर फॉर्म। तो डायरेक्शन में देखो डिफरेंट हो गया। अब ये चीजें आपको वेक्टर फॉर्म में समझनी थी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए हमारा जो न्यूमेरिकल पढ़ने का तरीका होगा, पहले मैं आपको बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको थोड़े एग्जांपल बोर्ड लेवल के दे करके, और फिर ग्राफ बढ़ाएंगे हम हमारा जेईई और नीट की तरफ, जेईई और नीट के न्यूमेरिकल। तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल लेता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक और मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, लिमिटेशन, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। ये भी हमको समझना पड़ेगा कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ नहीं लग सकता। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, उसी के बारे में कूलम्ब्स लॉ को समझाता है, डिराइव करता है उसी चीज को। देखिए जो चार्जेस जो है ना यहाँ पे, वो पॉइंट चार्ज है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या एक काम करिए यहाँ लिखिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके लिए ही आप कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अच्छा पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज की कोई ऐसे अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब देखिए, यानी कि जो एक्सटेंडेड चार्ज होंगे, एक्सटेंडेड चार्ज मतलब जैसे मान लीजिए स्फेयर है, ठीक है, कोई लार्ज स्फेयर है। अगर दो लार्ज स्फेयर आपस में
किसी डिस्टेंस में रखे हुए हैं, ठीक है, होलो स्फीयर मान लेता हूँ मैं भी, तो जो चार्ज होगा इसके ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना, पूरे स्फीयर पे ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं अभी, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये लार्ज स्फीयर हैं दो, ठीक है, इनको मैं एक्सटेंडेड चार्ज कहूँगा, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, एक्सटेंडेड चार्जेस होंगे ये, ठीक है, ये किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अब इनके बीच में क्या जो कूलाम्ब्स लॉ वैलिड होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन सपोज इन्हीं चार्जेस को मैं लार्ज डिस्टेंस पे ले जाऊं, सपोज इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो तब वो इन्फिनिटी से देखने पे ये चार्ज क्या होंगे? पॉइंट चार्ज की तरह लगेंगे मुझे। तो फिर अब आप इस पर कूलाम्ब्स लॉ वैलिड कर सकते हो। तो कूलाम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे वैलिड है, तो पॉइंट चार्ज की कोई अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है ना, इसी को ही देखना है आपको कि भाई ये स्फीयर थे, पास में रखे थे तो एक्सटेंडेड थे, तब आप इस पर कूलाम्ब्स लॉ नहीं लगा पा रहे थे। और अगर इसको मैं दूर लेके जाता हूँ, ठीक है, फिर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, इन्फिनिटी पे ले जाने पे ये ये क्या लगेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह लगेंगे। अच्छा, अगर इन्हीं चार्ज को यानी कि डिस्टेंस का पूरा यहाँ पे ध्यान रखना है, डिस्टेंस पास में है तो फिर ये एक्सटेंडेड है, दूर ले जाएंगे तो वो पॉइंट चार्ज होंगे। अच्छा, इनकी अगर मैं जो ये रेडियस है वो स्मॉल कर दूं, यानी कि स्मॉल स्फीयर कर दूं इसको, स्मॉल, वेरी स्मॉल स्फीयर, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये छोटे छोटे चार्ज हो जाएंगे, और छोटे छोटे चार्ज होंगे, मतलब मान लो इनकी 1 मिलीमीटर ऐसे रेडियस कर दूं, तो छोटे छोटे चार्ज होने की वजह से क्या होगा? ये पॉइंट चार्ज की तरह भी काम करेंगे। अब इन्फिनिटी का इसमें डिस्टेंस का नहीं, अब ये पास में भी रखें तो भी ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे। अब ये वैलिड है आपका कूलाम्ब्स लॉ, स्मॉल स्फीयर के लिए वैलिड है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है? मीडियम पे डिपेंड करता है कूलाम्ब लॉ, कूलाम्ब्स लॉ मीडियम पे डिपेंड करता है। इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें कूलाम्ब्स लॉ में डिपेंड ऑन मीडियम, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब आप इस टॉपिक को यहां कंक्लूड करके अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 1, क्वेश्चन 1, सपोज देयर आर 2 small sphere, 2 small sphere there are 2 small sphere charges, small sphere of charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb are separating to each other by distance 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 स्मॉल चार्ज है, एक का चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, 2 स्मॉल स्फीयर जो है, एक का चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और एक का चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। दे आर सेपरेटिंग टू ईच अदर, दे आर, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फाइंड फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको इनके बीच में फाइंड करना है, ठीक है। तो एक Q1 चार्ज हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 चार्ज हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। देखिए स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, स्मॉल स्फीयर की रेडियस कम होती है, तो स्मॉल स्फीयर को आप पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, ले सकते हैं। और अगर ये पॉइंट चार्ज में है तो फिर आप इसमें कूलम्ब्स लॉ भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस क्या है? R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर को अब जो इनकी यूनिट थी वो मीटर में रखनी थी डिस्टेंस उसमें, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, रखिए फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फर्स्ट चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और सेकंड चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस है 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो एफ ई इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 2 6 -7 10 टू द पावर -14, इसको ओपन करेंगे 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 होगा, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 30 इंटू 20 900, ठीक है, हो जाएगा ना, 3 इंटू 3 9 और 2 जीरोज होंगे तो 900 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्या होगा 10 टू द पावर -4, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे इसको तो देखिए 9 इंटू 4 9 इंटू 6 कितने होंगे, अब इसको कैंसिल कर लो आप, देखो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है 100 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 बच रहा है आपका, 10 टू द पावर 9 बचा, ठीक है, जिसको मैंने क्या करा 10 टू द पावर 9 था तो -14 कर लिया, 9 -14 कर लिया, ठीक है, नीचे 100 बचा तो इस 10 टू 100 को भी ऊपर ले गया मैं तो 10 टू द पावर -2 हो गया और -4 को भी ऊपर ले गया तो 10 टू द पावर +4 हो गया। अब सबको ऐड कर लीजिए जो भी करना है आपको, 10 टू द पावर 9 -14 -2 भी ऐड हो गया इससे और +4 हो गया 8, ठीक है ना। तो एफ ई इक्वल टू सोल्व करिए आगे, 10 टू द पावर 9 + 4 कितने होते हैं 10 11 12 13, 10 टू द पावर 13, तो 10 टू द पावर 13 -14 -2 कितने होंगे 16, तो आपका आता है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, 16 -13 -3 हो गया न्यूटन, ये आंसर आता है आपका, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो न्यूमेरिकल को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 2, अ चार्ज Q, capital Q is divided into two parts. A charge Q is divided into two parts such that the electrostatic force between them, a charge Q is divided into two parts such that the electrostatic force between them is maximum. Find the two charges. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक चार्ज है कैपिटल Q, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाए। अब आपको फाइंड करने हैं वो दोनों चार्जेस कौन कौन से हैं। देखिए कैपिटल Q को डिवाइड करना है दो चार्ज में। मैंने मान लीजिए एक चार्ज को मान लिया स्मॉल x, ठीक है, तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा Q माइनस x, ठीक है भाई। कैपिटल Q चार्ज था, एक को माना स्मॉल x, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा Q माइनस x हो जाएगा और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी r होगी, ठीक है। चलिए इनके बीच का फोर्स लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ ई फॉर्मूला लगा देंगे के Q1 Q2, पहले फॉर्मूला लिखिए एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। चलिए तो वैल्यू रखिए एफ ई इक्वल टू के, तो एजीटी आ जाएगा, Q1 की जगह लिख देंगे हम x और Q2 की जगह लिख देंगे कैपिटल Q माइनस x और नीचे लिख देंगे r का स्क्वायर।
अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम करना है। तो कैसे मैक्सिमम करेंगे, इधर देखिए आप कि अगर कोई यूनिट, कोई वेरिएबल है y और वो डिपेंड करता है x पर, ठीक है, और मुझे y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, y की वैल्यू को मैक्सिमम लाना है मुझे कि y की वैल्यू क्या मैक्सिमम होगी। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, dy अपॉन dx को जीरो करना पड़ता है। dy अपॉन dx क्या किया मैंने, x के रेस्पेक्ट में y का क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन कर दिया। उसको अगर मैं जीरो कर लूंगा तो मुझे x की वैल्यू फाइंड होगी, उस पर वो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। y अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो y कब मैक्सिमम होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो रखने पे x की कोई वैल्यू फाइंड होगी, उस x की वैल्यू को रखने पे वो y मैक्सिमम होगा। अब जैसे यहां पर है, यहां पे मुझे क्या करना है, fe को मैक्सिमम करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, fe को मैक्सिमम लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये fe किस पे, कौन, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, स्मॉल x वेरिएबल है भाई, r तो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होगा, और x के ऊपर डिपेंड कर रहा है q का डिवीजन जो है, डिवाइड जो आप कर रहे हो। तो dfe अपॉन dx कर देंगे पहले और उसको इक्वल जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, dfe अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के इक्वल कर लेंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए करिए इसका डिफरेंशिएशन। देखिए पहले मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, एफ ई इक्वल टू के, एक्स इससे इंटू होगा तो क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, एफ ई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डी एफ ई अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, के को तो ले लेंगे कॉमन, ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे ना, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1, ठीक है, हट जाएगा। ऐसे यहां पर भी के अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है 2, यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स स्क्वायर का करना है तो क्या आता है, 2x आता है, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो करके ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के 2x अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल, के और के भी कैंसिल, आपका बचेगा यहाँ पे कैपिटल Q इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कैपिटल Q अपॉन 2, x की क्या वैल्यू आई, कैपिटल Q अपॉन 2, यानी कि ये x जो है वो आ गया कैपिटल Q अपॉन 2, और दूसरा क्या आएगा, Q माइनस Q अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये भी आ जाएगा Q अपॉन 2, ठीक है, x की वैल्यू आई कैपिटल Q अपॉन 2, तो एक फोर्स भी, एक चार्ज Q अपॉन 2 आया, दूसरा चार्ज भी Q अपॉन 2 आया, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो, कोई एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, उसको अगर मैं दो चार्ज में डिवाइड करता हूं तो, और उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के उसको मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो वो कब मैक्सिमम आएगी, जब वो चार्जेस इक्वली Q अपॉन 2 मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा ही ग्रेविटेशनल में मास के केस में भी होता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं तो दो मासेस कौन से लेने पड़ेंगे आपको, इक्वली हाफ करके लेने पड़ेंगे। कोई m कैपिटल मास है, उसको किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, m/2 ऐसे कैपिटल Q चार्ज था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप, q/2, उससे एफ ही क्या होगा, मैक्सिमम आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल भी आप पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, जब भी आप पढ़ने बैठे तो नोटबुक लेके बैठे, ठीक है, जिससे आप नोट डाउन भी कर सकें। चलिए ठीक है, तो अभी तक हमने वेक्टर फॉर्म भी देख ली है इसकी, कूलॉम्स लॉ की, न्यूमेरिकल, हमारे दो न्यूमेरिकल हमने देखे। अब हम काम करते हैं
इसके कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं, पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम। पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम में क्या होता है, चलो पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम तो करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सुपरपोजिशन देखना है, ठीक है। तो अभी हम सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर दो चार्जेस थे Q1 और Q2, ठीक है, सुपरपोजिशन समझा रहा हूं मैं आपको। Q1 Q2 दो चार्ज थे, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, अच्छा अब देखिए इस 2 पे, ठीक है, Q2 पे अगर मैं बोलूं कि फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक ही चार्ज लगाएगा, Q1 लगाएगा, तो फोर्स हम लिख देंगे 2 पे कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए एक Q3 चार्ज, एक Q1 Q2 तो पहले से रखे हुए थे, एक Q3 चार्ज और यहां पे आ जाता है, एक एग्जिस्ट कर जाता है Q3 चार्ज भी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2 पे फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पर, तो आप क्या कहेंगे कि 2 पर एक तो 1 फोर्स लगाएगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, वो बात की बात है ना। एक तो 2 पे 1 फोर्स लगाएगा और एक 2 पे 3 भी फोर्स लगाएगा। भाई 2 पे 1 भी लगाएगा, 2 पे 3 भी लगाएगा। मैं कहता हूं नेट फोर्स निकालो इस पे, तो मैं क्या कर दूंगा, सुपरपोजिशन की कॉन्सेप्ट यूज करूंगा यहां पे। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बाद में लिखेंगे। एफ नेट ऑन 2 पर नेट फोर्स किस किस के कारण लगेगा, F1 के, एक तो 1 के कारण लगेगा, F21 प्लस कर देंगे F23, ये होता है सुपरपोजिशन। यानी कि अगर आपके पास अभी ये सिस्टम में ये 3 चार्जेस का सिस्टम था, तो पहले इसके रेस्पेक्ट में समझते हैं, फिर n चार्जेस के रेस्पेक्ट में समझेंगे। 3 चार्जेस में क्या हुआ कि अगर किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो वो नेट फोर्स किसके इक्वल हुआ, जो दूसरे जो 2 चार्ज हैं उसने इस पे जो फोर्स लगाया उसके वेक्टर के सम के इक्वल हुआ, उसके वेक्टर सम के इक्वल हुआ, ठीक है। यानी कि इफ n सिस्टम चार्जेस, n सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब n चार्जेस का कोई n चार्जेस मान लीजिए, n चार्जेस ऑफ ए सिस्टम इन ए सिस्टम, n चार्जेस इन ए सिस्टम, एक सिस्टम है n चार्जेस का। सो एफ नेट मतलब टोटल, एफ नेट क्या होता है, टोटल, एफ नेट ऑन n, अगर ये आप फाइंड करना चाहते हैं n पर, एफ नेट ऑन n, तो वो किसके कारण होगा, n पर 1 भी फोर्स लगाए, प्लस n पे 2 भी फोर्स लगाए, प्लस प्लस डैश 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 3 भी लगाए, 4 भी लगाए, यानी कि एफ n पे n-1 भी फोर्स लगाए। यानी कि n चार्जेस के सिस्टम में अगर मैं किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना चाहता हूं, n पे फोर्स निकालना चाहता हूं, वो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, n पे निकालना चाहता हूं तो n पे 1 भी फोर्स लगाएगा, 2 भी लगाएगा, और ये इस तरीके से सारे जो भी रिमेनिंग जो चार्जेस हैं वो सारे फोर्स लगाएंगे n-1 तक, उनका वेक्टर सम करेंगे, तब जाकर के आपका n पर नेट फोर्स आएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहां पे 2 पे निकालना चाह रहा था मैं, चलिए अगर मान लीजिए मैं 3 पे निकालना चाहता, तो 3 पर एफ नेट ऑन 3 पे निकालना है, तो 3 पे 1 भी फोर्स लगाएगा, 3 पे 2 भी फोर्स लगाएगा, दोनों का वेक्टर सम करके हम इसका नेट रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये होता है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल को लिख लेते हैं। if there is n charges
if there is n charges on a system, then net force of any charge, net force on any charge in a system is vector sum of all remaining charges. Vector sum of all remaining charges. Yes, vector sum of electrostatic force. Electrostatic force of all remaining charges in that charge. इस चार्ज पे, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो सभी रिमेनिंग चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो ये होगा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। अब ये मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल है वो इस पे डिपेंड करेंगे। अब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम। पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, अगर 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ठीक है ना। अभी मैं 3 चार्जेस लेके कर रहा हूं, ठीक है, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम है, मल्टीपल चार्जेस का खेल है यहाँ पे सारा। 3 चार्जेस लिए, ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से वो 3 चार्जेस किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ट्राइंगल को। 3 चार्जेस किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, Q1, Q2 और Q3, ठीक है, A, B और C पर, ठीक है ना, ये रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है कि जिसके जितने भी एंगल्स हैं, तीनों जो एंगल्स हैं, ये कितने एंगल के होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं फाइंड नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q3, ठीक है, Q3 पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, ठीक है। चलिए करते हैं। अब आपको सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, अच्छा, इनकी जो डिस्टेंस है मैं A मान लेता हूं कि ये A डिस्टेंस पे आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है। Q3 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है। चलिए, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है अभी, ठीक है ना। चलिए, इस पर Q3 ये फोर्स लगाएगा। तो अच्छा, क्यों ना मैं काम करूं, इन चार्जेस को अभी Q मान लेता हूं, ठीक है। Q1, Q2, Q3 की जगह मैं तीनों को सेम चार्ज Q मान लेता हूं। यहां लिख देता हूं मैं फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं। जनरली आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो इन Q की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू दी जाएगी। अभी हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं इसका, ताकि आपको डायरेक्ट फिर उसमें वैल्यूज पुट करके भी आप काम कर सकते हो। तीनों चार्ज इक्वल हैं, तीनों चार्ज के पॉजिटिव है चार्ज, तीनों की डिस्टेंस ये A डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सेपरेशन हो गया आपका, ये 60 डिग्री 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए, नेट फोर्स निकालते हैं C पर, जो चार्ज रखा हुआ उसके लिए। देखिए, ये जो फर्स्ट चार्ज है, ठीक है, ये छोड़ो, फर्स्ट मत रखो। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? ये इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। कौन सा फोर्स होगा ये? FC, ठीक है, ड्यू टू A, FC ड्यू टू A। और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, FC ड्यू टू B,
ठीक है ना, हो गया। चलिए ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री का एंगल होगा। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं कि ये FCB फोर्स क्या है, कितना है FCB। FCB फोर्स क्या है, ये दोनों के बीच में लगा था, तो KQ Q1 Q2 यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, FCA फोर्स कितना है, FCA फोर्स भी इतना ही होगा। कैसे, देखिए QQ है तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी कि FCB का मैग्नीट्यूड और FCA का मैग्नीट्यूड दोनों किसके इक्वल है, F मान लीजिए, यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के। ठीक है ना, दोनों को मैंने FF मान लिया, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी कि ये भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो गया और ये भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वेक्टर लॉस है, एक फोर्स इधर लग रहा है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और एक फोर्स इधर लग रहा है। अभी मैं इसको F मान लेता हूं, F और F दोनों इक्वल है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। अब अगर मैं इस पर रिजल्टेंट निकालना चाहूं इसका, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा FR। कैसे निकलेगा वो, FR निकलेगा आपका वेक्टर लॉस है। FR होगा F का स्क्वायर फर्स्ट का प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2FF cos 60 डिग्री। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया आपके लिए, A के R, यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला, AR का ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा दिया मैंने, A स्क्वायर प्लस 2AA cos थीटा, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, R ये B लगा लीजिए, यहाँ पे B हो गया, अब B हो गया। ठीक है ना, अब वो B की जगह दोनों में, अभी इसमें तो दोनों FF थे, तो F स्क्वायर प्लस 2FF cos 60, एंगल क्या है 60 डिग्री का। चलिए आगे करते हैं, FR इक्वल टू F स्क्वायर कितना होगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 कितना होगा, हाफ होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3F स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √3F। F स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा √3 इंटू F बचेगा। F की जगह क्या लिखूंगा मैं, F की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि C पर जो चार्ज है उस पर नेट चार्ज क्या आएगा √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, कर लीजिए एक बार, दोबारा देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 चार्जेस लेते हैं, 4 चार्जेस लेते हैं और एक स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे सिचुएटेड करते हैं 4 चार्जेस। ये हो गया प्लस Q, ठीक है, इधर भी कर देंगे प्लस Q, इधर भी कर देंगे प्लस Q, है ना, स्मॉल चार्जेस हैं ये, और इधर लिख देंगे माइनस Q। ठीक है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q। मैं आपसे कहता हूँ ये हो गया A, ये हो गया B और ये कह दिया C और ये D। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज C, चार्ज एट C। ठीक है, चलिए फाइंड कीजिए। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। इस पर निकालना नेट फोर्स। तो देखिए सबसे पहले ये वाला चार्ज Q चार्ज है और ये माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स निकालना है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा Q वाला, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या लगेगा FC ड्यू टू B, और ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो FC ड्यू टू D, एक इधर एक इधर। ठीक है, और ये वाला चार्ज भी करेगा, ये वाला चार्ज अगर इसको मैं मिला दूं, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी, पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं,
बाद में फाइंड कर लेंगे, पहले फोर्स की डायरेक्शन। ये भी प्लस क्यू है तो ये भी इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ सी ड्यू टू ए, ठीक है ना। अब इसके डिस्टेंस क्या होगी, ए स्क्वायर, ये ट्राइंगल बना रहा देखो इस तरीके से, ये ए, ठीक है, ये हाइपोटेनियस इसका क्या होगा, √2a हो जाएगा भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो 2a स्क्वायर हो गया, √2 तो अंदर रह जाएगा और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा तो √2a हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a। चलिए अब ये देखिए 3 फोर्स बने, पहले फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों फोर्स की एफ सी डी की वैल्यू क्या होगी, एफ सी डी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, होगा नहीं होगा भाई, माइनस को छोड़ो, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस को नहीं लेना है, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये सी डी की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड लेना है। ऐसे ही ये सी बी की वैल्यू भी इक्वली होगी, यानी कि इसको भी एक काम कर देना, यहाँ साथ में लिख देते हैं भाई, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखिए ये जो दोनों चार्जेस है, पहले इसका रिजल्टेंट निकालेगा, ये इस तरीके से रखे हुए हैं, है ना, ये एफ मान लीजिए इसको और ये एफ मान लीजिए, दोनों इक्वल हैं तो एफ मान लीजिए, ये इस तरीके से रखे हुए हैं, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाता हूं मैं तो क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 90, होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है। अभी मैं केवल ये 2 चार्ज लेके चल रहा हूं, तीसरे को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, 2 चार्ज का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। तो ये एफ स्क्वायर हो गया, ये एफ स्क्वायर हो गया, cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, हटा दो इसको। फिर आप क्या लिखेंगे, 2f स्क्वायर लिखेंगे, √2 यहाँ से लेंगे, f को बाहर निकालेंगे, √2f लिखेंगे, f की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी कि यहाँ पे जो आएगा एफ आर जो आएगा, मैं एक काम करता हूँ √2f लिख लेता हूँ, अभी तो √2f लिख लेता हूँ, यहाँ भी अभी छोड़ो, वैल्यू मत रखो, बाद में रखेंगे एक साथ सब में √2f। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट का भी इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा है, इन दोनों का √2f और एफ सी ए तो फोर्स लगी रहा है पहले से। चलिए अब एफ सी ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ सी ए की वैल्यू क्या है, एफ सी ए की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, √2a, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर मत रख देना, अब बीच की डिस्टेंस √2a आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ओपन करोगे तो 2a स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो अब पूरा इस सी पे जो नेट आएगा, यानी कि एफ नेट ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, एफ आर, जो ये एफ, मतलब पहले मैं लिख लेता हूं, एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस, ठीक है, प्लस एफ सी ए, ठीक है, इन दोनों का जो, इन तीनों के नेट जो फोर्सेस हैं, मतलब नेट सी पे जो फोर्स नेट निकालना है, वो तीनों के जो वेक्टर सम के इक्वल हो, के एड के इक्वल होगा, एडिशन कर देंगे तीनों का। अब सीबी का और सीडी का तो मैं पहले रिजल्टेंट निकाल चुका हूं, क्या निकाल चुका हूं, √2f, ठीक है, एफ नेट ऑन सी कितना निकाल चुका हूं, √2f, ठीक है, और एफ सी ए अभी निकाला था, एफ सी ए बाद में रखेंगे, पहले वैल्यू ये रख देते हैं, ये आ जाएगा। चलिए अब रखिए इसको, एफ नेट ऑन सी √2f क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ सी ए क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, अंडरस्टैंड, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। चलिए अब देखिए एफ नेट ऑन सी, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा, √2 प्लस 1/2, ये आंसर आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आया, √2 यहाँ लिख दिया, प्लस हाफ बचेगा, तो आप ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिए नोटबुक में, समझ में आया, ठीक है, पॉज करिए, दोबारा नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है तो आप दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है, ये हमारा ग्राफ रहेगा। अब हम बढ़ते जाना है, जेईई और नीट के न्यूमेरिकल ही देख रहे हैं सारे।
अब देखिए अगर मान लीजिए दोबारा ट्राइंगल बनाता हूं मैं, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है और एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है। सपोज एक चार्ज मैंने मिडिल में रखा प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है, और मैंने आपसे कहा इस मिडिल वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालिए, तो क्या नेट फोर्स आएगा इसका। देखिए जब भी कोई मिडिल में चार्ज पे फोर्स पूछा जाता है और उसके चारों ओर कोई सिमिट्री बन रही है, सिमिट्रिकल चार्ज रखे हुए हैं, प्लस 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 जैसे तीनों चार्ज रखे हुए हैं, एक सिमिट्री बना रहे हैं ये, चाहे आप ये स्क्वायर बनाया आपने, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू रखा, यहाँ प्लस क्यू रखा, यहाँ प्लस क्यू रखा और यहाँ प्लस क्यू रखा और यहाँ प्लस कैपिटल क्यू रखा, और आपसे मैंने पूछा इस पर नेट फोर्स निकालो, और इस तरह, या फिर मैंने कहा ये सिमिट्री बना दी मैंने, ठीक है, प्लस प्लस पेयर बना दिया प्लस 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 चार्ज का, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने, और बीच में प्लस क्यू चार्ज रख दिया मिडिल में, और आपसे मैंने पूछा इस पे नेट फोर्स निकालो। तो इस तरीके की कंडीशन में मिडिल पे जो फोर्स निकालना है मुझे वो आता है जीरो। क्या आता है? नेट फोर्स एफ नेट ऑन प्लस क्यू कितना आएगा? जीरो। यहां भी जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा मिडिल पे, ठीक है ना। एफ नेट ऑन प्लस क्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। यहां भी क्या आएगा? एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यों आएगा? ठीक है, सिमिट्री केस में डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं इसको, और अगर आप मेथड से करें तो देखिए मेथड से ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चलिए इस पर ए ने ए कैसे इसको फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्या होगा ये? इसको मैं ओ मान लेता हूँ, एफ ओ ए, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस आर ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसके बीच की डिस्टेंस भी आर ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा? इधर लगाएगा एफ ओ बी, ठीक है, और ये इधर लगाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस आर हो जाएगी, इसकी भी एफ ओ सी आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए अब सबकी आर आर डिस्टेंस है, चार्जेस इक्वल है, तो ये वाला चार्ज, ठीक है ना, ये तीनों चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे को काट देंगे, जीरो हो जाएगा। इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस पर नेट क्या आएंगे? नेट चार्ज क्या आएगा? जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ भी देखो, ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है, ये सी चार्ज है, ये डी चार्ज है। ए चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इधर, एफ ए, ठीक है। आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, एफ ए इधर, ठीक है, बी से एफ बी इधर, सी से एफ सी इधर और डी से एफ डी इधर। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, जीरो कर देगा, ठीक है ना। तो मिडिल में चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, सिमिट्री पे रखे हुए हैं, तो आपका नेट मिडिल में चार्ज पे फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। चलिए